Assalamu alaikum students. This is the class of software engineering of section A. Is that right? Can you confirm? Also आवाज़ आ रही होगी, आप तभी जवाब देंगे. काइंडली बता दें. नॉइज़ वगैरह तो नहीं है आवाज़ में? फिर क्लियर है? ऑल राइट. 2 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, मुजम्मिल एंड तलहा. बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं 1-2 मिनट्स के अंदर. ऑल राइट. So let's start. There is only one participant that has joined. After that, it's 5 minutes past. Let's start. And okay, so this is the class of software engineering of section A. Last class में we were studying requirement modeling और हमने requirement modeling के phase को complete कर लिया था, जो कि हम पिछली 3-4 lectures से करते हुए आ रहे थे. We discussed a lot of things in that requirement modeling phase, जो कि I think जब हमारी hybrid classes हो रही थी तब से हमने काम start किया था इसके ऊपर. And we discussed many of the types, how you can write and which are the phases in requirement modeling. जिसके अंदर बिहेवियरल मॉडलिंग भी आ गया था. फिर एक रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में बेसिकली हमने जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह देखे कुछ, जिसमें आपके DFDs वगैरह हमने देखी, हमने ERDs बनाना सीखी, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने देखी, किस तरह से उनको एलाबोरेट किया जा सकता है, उनके लेवल्स कौन कौन से होते हैं. सिमिलरली हमने सीक्वेंस डायग्राम्स के ऊपर बात की. बिहेवियरल मॉडलिंग के ऊपर हमने कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स के ऊपर बात की, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स के ऊपर बात की. सिमिलरली स्टेट डायग्राम्स के ऊपर भी हमने बात की. स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, एक पूरे क्लास की स्टेट हो सकती है, एक पूरे सिस्टम की स्टेट हो सकती है, एक्टिव स्टेट हो सकती है, पैसिव स्टेट हो सकती है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, the phase of requirement. Now we are moving toward the next step of our development process, which is the design phase. Let me share the screen with you. I hope the screen is visible now. So today we are going to start design phase, and we are going to cover a lot of the phases of design phase, a lot of the types and instruments of design phase in today's lecture. We are going to start from the basic thing in a design in the design phase, that is the architecture of your program. That now we would have to describe and define what is your architecture, how is your system going to be built. अभी तक रिक्वायरमेंट में हमने जो भी बातें की, हमने वो बातें की कि कौन कौन से यूज़ केसेस हो सकते हैं, किस किस तरह से आपके सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है, फिर किस किस तरह से आपका सिस्टम उन इनपुट्स को हैंडल करेगा, कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, किस तरह से वो स्टेट्स चेंज करेगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. ही हमने बातें की. डिज़ाइन फेज़ के अंदर हम अब थोड़ा और रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर जाएंगे. अब हम इतनी रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर जाएंगे ताकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली आपके सॉफ्टवेयर को बनाएगा, उसको अब एक्चुअली बनी बनाई चीज़ मिले, उसको सिर्फ कोड करना पड़े. एक्चुअली हम इतनी रियलिस्टिक होना चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ. सो जब मैं ये कहता हूँ कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये कहते हैं कि आपने कोड करना है, तो इसका मतलब है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडर को अगर हम ये कहते हैं, जो आपका इम्प्लीमेंटर है, उसको अगर हम ये कहते हैं कि आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को, तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के ऊपर चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा. हमें अब डिज़ाइन बना कर देना पड़ेगा सिस्टम का. और डिज़ाइन के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है दी आर्किटेक्चर. इसको ऐसे कंसिडर करें कि फॉर एग्जांपल इन अ हाउस, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, कोई एक हाउस बनाने जा रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं. अच्छा, क्या होना चाहिए इस हाउस में, जो काम हम अब तक कर चुके हैं, क्या क्या होना चाहिए उस हाउस में. फॉर एग्जांपल आज से कि 3 अदद कमरे होने चाहिए, और फॉर एग्जांपल 2-3 बाथरूम्स होने चाहिए, एक किचन होना चाहिए, लाउंज, व्हाटएवर. इसी तरह सेकंड फ्लोर होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, यानी कि डबल स्टोरी बिल्डिंग हो, व्हाटएवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है. दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, कि आपने बताया कि रिक्वायरमेंट मॉडलिंग क्या है. नाउ डिज़ाइन के फेज़ में अब आप ये एक्चुअली बताएंगे कि अच्छा ठीक है, आपने ये तो बता दिया क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, पर अब ये बताएं कि एक्चुअली करें क्या, कैसे काम स्टार्ट करें. यानी कि डिज़ाइन के अंदर अब आप ये बताएंगे, अच्छा कमरा बनेगा तो 3 कमरे बनेंगे, तो कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे,
क्या तीनों अलग अलग होंगे, एक बिल्कुल बाहर होगा, एक दो अंदर होंगे? सिमिलरली किस आर्किटेक्चर के थ्रू बनेंगे, क्या तीनों कमरे एक ही फ्लोर के ऊपर होंगे, या आप कह रहे हैं डबल स्टोरी है तो दो ऊपर एक नीचे? इसी तरह किचन आप जो कह रहे हैं एक हो, वो क्या एक ही नीचे फ्लोर पे हो या ऊपर भी एक किचन होना चाहिए? यानी कि अब हम डिज़ाइन के ऊपर आ गए हैं, और इस डिज़ाइन में भी बेसिक आर्किटेक्चर के ऊपर आ गए। और इस बेसिक आर्किटेक्चर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिलेट करती है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन से बहुत ज़्यादा, वो ये कि अगर मैं इसी घर की एग्जांपल को लेता हूँ तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप ये भी बताएं कि आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे। आप बिल्डिंग जो बनाएंगे वो किन ब्लॉक्स से बनाएंगे? क्या आप ईंटों से बनाएंगे, क्या आप लकड़ी से बनाएंगे, क्या आप सिंपल कार्डबोर्ड से बना देंगे भाई, या आप सिंपल कागज़ खड़े करके बना देंगे कि भाई आपने कहा था ये बन गया? अब ये अलग बात है कि आप इसमें अंदर जाएँ तो वो सारा घर गिर जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअली डिज़ाइन में कौन कौन से आर्किटेक्चर आपको यूज़ करना है, कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको यूज़ करना है। सो इस फेज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई आर वी गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आर्किटेक्चर? The architecture is not the operational software, obviously, because operational software will work only after we have coded the whole system. It is a representation that enables the software engineer to analyze the effectiveness of the design in meeting its stated requirements. यानी कि जो यूज़र ने कहा था कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो ये देखेगा कि आपने जो रिक्वायरमेंट बताई थी उसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं उसको एनालाइज तो करके दें आप। दैट इज़ योर डिज़ाइन फेज। कंसिडर आर्किटेक्चरल alternatives एट अ स्टेज व्हेन मेकिंग डिज़ाइन चेंजेस इज स्टिल रिलेटिवली ईजी। आर्किटेक्चरल अल्टरनेटिव्स को आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि डिज़ाइन का बेसिक मकसद ये नहीं है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, बेसिक मकसद ये है कि आप काम करेंगे कैसे। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक फिर आप कोई भी यूज़ करें। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि आपने जो ये मैंने सारी एग्जांपल्स बताई ना कि वो भाई अगर आप कहते हैं 5 कमरे होने चाहिए तो वो कहाँ कहाँ हों, किस तरीके से हों, और फिर सेकंड फ्लोर पर क्या हो, फर्स्ट पर क्या हो, क्या किचन अलग हो या कमरे के अंदर भी बनाया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें। दिस इज़ योर एक्चुअल डिज़ाइन। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की मैंने बात की ये चेंज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका डेवलपर अगर कहता है कि नहीं आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा आपका घर बन सकता है, तो यू कैन डू दैट। सिमिलरली टू अ बिल्डिंग डेवलपर कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी गई हैं, डिज़ाइन भी आपने बता दिया, आर्किटेक्चर भी आपने बता दिया, लेकिन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इट कैन चेंज। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक में लाजमी नहीं है कि आपने अगर कहा है कि यही चीज़ लगनी चाहिए तो वही चीज़ लगे, हो सकता है उसका कुछ कुछ अल्टरनेटिव लगे। तो आर्किटेक्चरल अल्टरनेटिव काफ़ी ईजी होते हैं चेंज करना डिज़ाइन चेंजेस के बाद। रिड्यूस द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ज़्यादातर काम करके दे देंगे डेवलपर को कि ये इस तरह बनेगी चीज़, तो ऑब्वियसली जब आप उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो रिस्क बहुत कम होगा कि कोई गलती आए, क्योंकि आपने सब चीज़ें पहले से डिज़ाइन की हुई हैं। वाई इज़ आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट? आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दैट आउट, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन हम डिस्कस कर चुके हैं। Representations of software architecture are an enabler for communication between all parties interested in the development of a computer based system. सबको हम ये बता सकते हैं कि अब आपका सिस्टम किस फेज़ में है और किस हालत में है। सब स्टेक होल्डर्स को ये पता हो सकता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर को भी और डेवलपर को भी, सिमिलरली यूज़र को भी। The architecture highlights early design decisions that will have a profound impact on all the software engineering work that follows, and as important, on the ultimate success of the system as an operational entity. Architecture constitutes a relatively small, intellectually graspable mode of how the system is structured and how its components work together. It's not an actual thing, but it is a relatively small but intellectually graspable, आसानी से समझ में आ जाने वाली चीज़ है ये। इट्स नॉट लाइक कि आप डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, लाइक इन रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, बट नाउ द सिस्टम एज अ होल किस तरह से परफॉर्म करेगा, किस तरह से बिल्ड किया जाएगा, यू कैन ग्रास्प दैट नॉलेज easily while looking at an architecture. So there are some of the architectural descriptions. I'm not going into detail of those. You can read it on your own. Moving on to architectural genres. The correct pronunciation of this word is genre. I think it's French or something. But obviously, because this is written in English, so you can say it as genre or genres. But the correct pronunciation would be genre.
सो आर्किटेक्चरल जॉनरा बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो स्पेसिफिकली क्या काम है, जो आप काम कर रहे हो वो स्पेसिफिकली क्या काम है। फॉर एग्जांपल आप ये तो कह रहे हो कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बट नो, आर्किटेक्चर ये कहे कि आप स्पेसिफिकली कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे हो। तो आप सॉफ्टवेयर तो बना रहे हो, लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो अच्छा मैं सॉफ्टवेयर तो बना रहा हूँ लेकिन ये बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है, स्मार्टफोन एप्लीकेशन। ओके, बी मोर स्पेसिफिक, किस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन है, किस किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आप कहते हैं कि अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए मैं बना रहा हूँ। ओके, नाउ एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं आप, तो आप फिर और बताएंगे आई एम डेवलपिंग ए गेम एप्लीकेशन। ऑल राइट, गेम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्या वो नेटिव गेम एप्लीकेशन है या वो ऑनलाइन गेम एप्लीकेशन है। सो यू विल से दिस विल बी अ नेटिव गेम एप्लीकेशन। सो ये जो चीज़ें आपने डिफाइन की हैं, दिस इज़ अ जॉनरा, कि आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ व्हाट जॉनरा। द जॉनरा ऑफ दैट सॉफ्टवेयर विल बी द गेम ऑफ एन एंड्रॉयड smartphone handheld device. So genre implies a specific category within the overall software domain. Within each category you encounter a number of subcategories. For example, within the genre of buildings you would encounter the following general styles. A building can be a house, can be condo, can be an apartment building, can be an office building, and whatever. Within each general styles, more specific styles might apply. Like for example, in a house, you can call what kind of a house this is. Is this a residential house? Is this a some kind of other house? For example, if there are any types of houses. Similarly, if there is industrial building, so what kind of industrial building is there? Is this a textile industrial building or a chemical industrial building or whatever? Each style would have a structure that can be described using a set of predictable patterns. हर स्टाइल जो होगा वो किसी ना किसी तरीके से डिफाइन किया हुआ होगा. वाई एम आई सेइंग दैट सम बिल्डिंग इज एन chemical industrial building and not a textile industrial building? So obviously there should be some pattern to define what buildings will be nominated as an industrial chemical building and what buildings would be nominated as a textile industrial building. So moving on, these are some of the most well known architectural styles. सबसे पहली बात ये कि each style describes a system category that encompasses what? That encompasses these four things. Number one, a set of components. पहले तो आप ये बताएंगे कि आपके components क्या क्या हैं. क्या वो अलग अलग तरह के कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं, क्या वो मुख्तलिफ़ तरह के कंप्यूटर्स हैं, क्या वो मुख्तलिफ़ तरह के डेटाबेसेस हैं, क्या वो मुख्तलिफ़ तरह के से सॉफ्टवेयर्स हैं डिफरेंट तरह के. सो पहले तो हम ये बताएंगे कि आपके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. 1 2 3 4 अलग अलग कंपोनेंट्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनेंगे that perform a function required by the system. Number 2, a set of connectors that enable communication, coordination and cooperation among components. यानी कि आपने ये तो बताया कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. अगला स्टेप ये है कि फिर आप ये बताएंगे कि ओके हाउ आर दीज कंपोनेंट्स कनेक्टेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म योर होल सॉफ्टवेयर. किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे ये आपस में, ये आपको बताना होगा. इट्स नॉट लाइक कि आपका एक कंपोनेंट है जो कि किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा लेकिन फिर भी वो आपके सॉफ्टवेयर का हिस्सा है. देन नो, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर, दैट इज़ जस्ट अ कंपोनेंट. इट्स नॉट अ कंपोनेंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर. So that component should relate to other components and how that is communicating with other components as well and forming the soul of your whole software. Number 3 would be the constraints that define how components can be integrated to form the system. Now they are communicating, but how they are communicating, how they are yielding a result, how they are performing a meaningful operation, that would be the other thing, the third thing, that is which constraints are there that you will say कि अगर इन constraints पे ये चीज़ें communicate करती हैं तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, otherwise ये सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहा. Number 4 will be the semantic models that enable a designer to understand the overall properties of a system by analyzing the known properties of its constituent parts. Now number 4 इज़ दैट कि आर्किटेक्चर आपको ये भी बताता है कि आप जो सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके उनसे काम ले रहे हो, उस काम क्या वो काम वही हो रहा है जो कि आप चाह रहे थे या कोई और काम हो रहा है. एक्चुअली सिमेंटिक्स क्या है उसके पीछे, मतलब क्या निकल रहा है उस काम का, क्या वो सारे काम उन्हीं प्रोसेसेस से मिलकर बनकर हो रहे हैं या कोई और तरीके से वो प्रोसेस को जनरेट कर रहा है. ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. सो देयर आर
many types of architecture. A few of well known types of architecture are data centered architectures होते हैं, डाटा फ्लो आर्किटेक्चर्स होते हैं, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर्स होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स होते हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, एंड लेयर्ड आर्किटेक्चर्स भी होते हैं. वन बाय वन इनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ज़्यादा डिटेल हमारा फोकस होगा कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट विद डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर. क्योंकि हम किसी एक आर्किटेक्चर को भी अगर पढ़ लेते हैं तो यू विल नो कि अच्छा बाकी आर्किटेक्चर का भी तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन उनमें भी यही काम हो रहे होंगे. सो फॉर एग्जांपल डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, दिस इज़ योर डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर. एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें सारे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स, सारे तरह के सॉफ्टवेयर एक ही डाटा रिपोजिटरी को चेंज और मैनिपुलेट करने के लिए बनाए गए. जिस तरह लेट सपोज आपका LMS सिस्टम है. नाउ LMS इज़ अ डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, क्योंकि उसके अंदर आपके पास एक डाटा रखा हुआ है, उसी डाटा को मैनिपुलेट करते हैं. मैं भी अपने कंप्यूटर से मैनिपुलेट करता हूँ, स्टूडेंट्स भी करते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स भी करते हैं, सब करते हैं, बट द डाटा इज़ जस्ट रिजाइडिंग इन अ सर्वर. सो वो डाटा रिपोजिटरी है, बस हम उसको एक्सेस करते हैं और चेंज कर रहे होते हैं. दिस इज़ अ डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, यानी कि बेसिक कोर ऑफ दैट होल सिस्टम इज़ द डाटा. अगर उस डाटा को निकाल दें तो हमारा जो LMS का वेबसाइट है दैट इज़ ऑफ नो यूज़, राइट. सो दिस इज़ हाउ अ डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर वर्क. Then there is data flow architecture. In this architecture, we are specifically not relying on what the data is. We are relying on how the data is being transferred from one place to another, from one process to another. This is our main focus in this architecture. So if I am going to develop my software using data flow architecture, it means that I am not interested in how the data is managed. I am more interested in how that data will be dealt with within all of the components and processes of my software. For example, these are the arrows that will be called pipes in this data flow architecture. These are pipes. This is pipe, this is a pipe, this is a pipe, and this is a filter, which can be a process, a component of your system. So a data comes in your system, it filters out something, and then outputs something to another filter, another process, then that filters out some three things, which goes to three different filters or processes. But this is just the pipes and filters. This is, in this situation, in this data flow architecture, these 1 2 3 4 processes are happening simultaneously. If not simultaneously, but still the output of this is being but broadcasted to three other filters. बट वेन वी आर लुकिंग एट, अगर मैं ये कहता हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट द वन डाटा के उसकी क्या आउटपुट आ रही है, क्या वो एक डाटा अपने आप में क्या आगे जाकर आउटपुट दे रहा है जितने भी फिल्टर्स से गुजरे, देन आई विल जस्ट फोकस ऑन वन डाटा, वन पाइप, एंड विल फॉलो ओनली दैट, एंड दैट विल बी योर बैच सीक्वेंशियल. दिस कैन बी योर सीक्वेंशियल बैच, that you are following just this data, just this pipe, and this is going to this, and this is the output. So you are just showing 1 2 3 4 filters. But if you are talking about the whole system, the whole processes, the whole data flow, then you can use this type of image, the pipes and filters that can have parallel or simultaneous works. Now this is a call and return architecture. When you are looking at this image, what kind of a structure is this? Please tell me, what kind of structure do you think this is? All right, that's a better answer कि आपको पता नहीं है, but still tell me something कि क्यों पता नहीं, मतलब आपको नहीं पता है तो बताएं मुझे कि आपको पता नहीं है. This architecture is basically known as a tree के तौर पर, exactly, not just family tree but tree. अब्दुल रहीम कह रहा है family tree. Family tree is a tree that shows the relationships in your family, but this is just a tree, and a tree always starts from one root. This is called a root. Normally the root of the tree is at the bottom, but look at it upside down. ठीक है, ऐसे समझेंगे upside down है. This is the root of the tree from which everything will come. So this is the root of the tree, and from this root there are three branches coming out. One branch is called A, the second branch is called B, the third branch is called C. Similarly, from the branch A there are two sub branches coming on. One is called D and the next one is called E. Similarly, this all of this is a tree,
And similarly, N, O, P, Q are merging on just one branch called R. ठीक है, so the process of branching out is called fan out. It is the process of fan out. I am saying that M is fanning out into A, B and C. Similarly, the process of converging is called fan in call and return architecture. And fan in means that N, O, P, Q are fanning inside R. They are fanning out to ABC and they are fanning inside R. So fan in and fan out are two terminologies that we use in call and return architecture. There are three branches coming out of M. Now understand how this thing is actually workable in a software environment. We said that let's consider M is your actually main software. M is your software, that M is for main, for example. So this is your main major software, the whole software that is going to work. But you know that for all of this software to work, there might be a few components that will have to work. आपका पूरा सिस्टम काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका डेटाबेस भी काम कर रहा है, उसकी यूआई भी काम कर रही है, उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी भी काम कर रही है, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी काम कर रही हैं. सो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं आपके सिस्टम के, चूँकि ये सब काम कर रहे हैं, तो आई विल से कि आपका एम भी काम कर रहा है. द मीटिंग विल एंड इन 10 minutes एंड देन वी विल रीजॉइन. So M is the main software and there are three components. Components का वर्ड हम यूज़ करते हुए आए इससे पहले. There are three components of M, A, B and C, which means that if you tell something to do, अगर मैं M को कहता हूँ कि you have to do this thing, there may be something that M do itself, बट उसमें से ज़्यादातर हिस्सा वो ए, बी और सी में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये तीन चीज़ें हैं जिनसे मिलके एम बन रहा है. हो सकता है कि ये इन तीनों को कहे. आपको इस एम को अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये इनपुट है आपके पास, एक्स में आपके पास भेज रहा हूँ, इसको प्रोसेस करके दें, जो भी आपने इस पर काम करना है. तो एक्स पे एक काम के लिए वो ए को कहता है, एक काम के लिए बी को कहता है, एक काम के लिए सी को कहता है. हो सकता है कुछ काम हो जो कि खुद भी करे, लेकिन ज़्यादातर काम वो ए, बी और सी को दे देगा. यानी जो इनपुट आपने एम को दी, वो इनपुट चली गई ए, बी और सी के पास. अब ए का काम क्या है कि वो, अच्छा एम ने ए को कॉल किया है. एम ने कहा है कि मेरे पास एक काम आया है, उसने ए को कॉल किया, बी को भी किया, सी को भी किया. अब ए का काम ये है कि वो एम के दिए हुए काम को करके जो रिजल्ट आए वो एम को रिटर्न करे. जो भी रिजल्ट आए वो एम को रिटर्न करे. एक्सक्यूज मी अ मिनट. राइट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज एम के पास जो इनपुट आई, उसने वो इनपुट डिवाइड कर दी ए, बी और सी के अंदर. एक्स का कुछ पार्ट ए को दिया, एक्स का कुछ पार्ट बी को दिया, एक्स का कुछ पार्ट सी को दिया, कुछ पार्ट अपने पास रखा, खुद उस पर काम कर रहा है. बट एम ने एक्चुअली ए को कॉल किया, बी को और सी को. अब ए का काम ये है कि उसको जो काम दिया गया एम की तरफ से, उसको वो प्रोसेस करे, जो जवाब आता है वो एम को दोबारा रिटर्न करे. सिमिलरली एम ने जो बी को काम दिया था, बी का भी काम यही है कि वो उसको प्रोसेस करे और उसका जो जवाब आए वो एम को रिटर्न करे. सिमिलरली एम ने सी को भी कॉल किया था और उस सी का काम ये है कि जो भी उसको काम दिया गया उसको वो प्रोसेस करे और उसका जवाब एम को रिटर्न करे. और फिर एम का काम ये है कि वो अपनी तरफ से अगर उसको कोई प्रोसेसिंग करनी है तो वो करके एक्स का जवाब जो है वो दे दे यूज़र को. लेकिन अब इस पूरे स्ट्रक्चर की ब्यूटी ये है कि एम ने जो काम ए, बी और सी को दिया था, इट्स नॉट नेसेसरी कि ए, बी और सी वो काम करें. जिस तरह ए को जो काम दिया गया, ए को जो प्रोसेस करना था, ए ने कुछ प्रोसेस अपने पास रखा और बाकी प्रोसेस डी और ई में डिवाइड कर दिया. राइट. अब डी और ई को जो इसने काम कहा है, सिमिलरली जिस तरह एम ने ए को कहा था, ए ने डी और ई में डिवाइड कर दिया. और डी को जितना काम दिया गया ए की तरफ से, डी ने टी और जी में डिवाइड कर दिया. इसी तरह ई को जो काम दिया गया था, ई ने एच को दे दिया वो काम. अब ये तीनों प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, लेकिन टी और जी दोनों ने इनपुट दी आई को, कि जी ने अपना कुछ प्रोसेस करके आई को इनपुट दे दी, टी ने अपना कुछ प्रोसेस करके आई को इनपुट दे दी, कि डी ने जो भी इन्फॉर्मेशन भेजी थी, फॉर एग्जांपल डी ने भेजा था x1 और x2, तो इसने x11 और इसने x12 इसको भेज दिया और इसने कुछ प्रोसेस करके एक आउटपुट टी को भेजी, एक आउटपुट जी को भेजी.
और टी ने अपना काम किया, जी ने अपना काम किया, और इन दोनों ने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस की, इसने अलग और इसने अलग, वो डी को दे दी। अब डी के नज़रिए से डी का काम टी और जी ने किया है। इसी तरह ई के पास भी जे, एच और ई से होती हुई ई के पास आ जाएगी प्रोसेसिंग सारी की सारी। अब ए के नज़रिए से डी और ई जो इसको रिटर्न करेगा वो काम डी और ई ने किया है, जबकि वो काम डी और ई ने थोड़ा किया होगा, लेकिन ज़्यादातर काम उसने डिवाइड कर दिया अगले प्रोसेसेस के ऊपर। यही काम बी के लिए भी होगा, यही काम सी के लिए भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा काम बी, ए, बी, सी के पास आएगा और फिर यहाँ से प्रोसेस होकर एम के पास चला जाएगा। जितने ज़्यादा आप प्रोसेसेस को फैन आउट करते जाएंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा आप लेवल्स बढ़ाते जाएंगे, इसने ए को दिया, ए ने डी को, डी ने टी को, टी ने आई को, हो सकता है आई भी अगर फर्दर देता और उससे भी फर्दर देता, जितने फर्दर प्रोसेसेस की कॉल एंड रिटर्न होती जाएगी, उस चीज़ को हम कहेंगे कि वी आर गोइंग इनटू मोर डेप्थ ऑफ द ट्री। हम ट्री की डेप्थ बढ़ा रहे होंगे। दिस इज़ द डेप्थ ऑफ द ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ योर लेवल 1, दिस इज़ योर लेवल 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, तो इसका मतलब है कि इस ट्री की डेप्थ है 5। ठीक है। सिमिलरली जितने ज़्यादा प्रोसेसेस फैन आउट होंगे, दैट विल बी द विड्थ ऑफ द ट्री। जैसे कि स्टार्टिंग में 3 हुए फैन आउट, लेकिन तीसरे से फिर 2 और हो गए, और फिर दूसरे से 4 और हो गए। So this is the width of the tree. The width of the tree is defined by the maximum number of processes in one level. लेवल फर्स्ट पे अगर मैं आता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या है? 1। लेवल 2 पे कितने हैं? 3। लेवल 3 पे कितने हैं? 5। लेवल 4 पे कितने हैं? 7। लेवल 5 पे कितने हैं? 3। तो इन सब में से मैक्सिमम कौन से थे? 7। So 7 is the width of your tree. 5 is the depth of this tree and 7 is the width of your tree. सही फॉलो कर रहे हैं? So this is how the call and return architecture works in a software. अच्छा, इसके बाद लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर आते हैं। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर इज़ द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर जिसमें कंपोनेंट्स डिवाइड नहीं हुए हुए होते, बल्कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का एक हिस्सा होता है, उसके अंदर रिलाई कर रहा होता है, जिस तरह से आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है। दिस इज़ योर कोर लेयर, this is your utility layer, this is your application layer, then user interface layer. These are the components 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4. These are the components of core layer, these are the components of utility layer. Now the names of layer are not concrete कि हमेशा यही layers होंगी, that they can depend according to the use of your software. जिस तरह का software होगा उस तरह की layers आप use कर रहे होंगे। लेयर्ड आर्किटेक्चर ज़्यादातर यूज़ होता है नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर्स के अंदर, या नेटवर्किंग अब जब कर रहे होंगे तो उसके अंदर लेयर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। when a system or signal is transmitted from one device to another, it goes from one device's core layer to the other device's core layer, बट उसके बीच में बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं। मैं कोई मैसेज भेजता हूँ तो वो जाता कोर लेयर से, लेकिन एक्चुअली लिखता मैं मैसेज यूज़र इंटरफेस में हूँ। सिमिलरली वो फिर कन्वर्ट होता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होता है यूटिलिटी लेयर के अंदर, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और फिर वो जाकर एक कोर लेयर से दूसरे सिस्टम की कोर लेयर में चला जाता है, और फिर उस कोर लेयर का भी काम यही है कि वो उसको कन्वर्ट करे यूज़र इंटरफेस को पढ़ने के, यूज़र इंटरफेस के रीडेबल। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ अ लेयर्ड आर्किटेक्चर वर्क्स। अच्छा, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। सो डिराइविंग प्रोग्राम आर्किटेक्चर, अगर हम प्रोग्राम आर्किटेक्चर को डिराइव करना चाहते हैं, यानी कि आपका प्रोग्राम आर्किटेक्चर तो इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल आपको डीएफडी नज़र आ रही है या ईआरडी नज़र आ रही है, आपको कोई आर्टिफैक्ट नज़र आ रहा है जिससे आपको पता है कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है ना, उसको देखते हुए आप आर्किटेक्चर कैसे डिफ़ाइन करेंगे, आप उसको देखते हुए कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर आसानी से बना सकते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीएफडीज़। तो जब आप डाटा फ्लो डायग्राम जिसके अंदर एक प्रोसेस है, उसके अंदर कोई इनपुट आ रही है, कोई आउटपुट जा रही है नेक्स्ट प्रोसेस में, एंड ये सारी चीज़ें फैन आउट हो जाती हैं। आपको याद होगा डीएफडी के अंदर भी ये होता है, लेवल 0 के ऊपर एक प्रोसेस है, वही फिर
हम उसको बताते हैं कि एक्चुअली एक प्रोसेस नहीं बल्कि ये 3 प्रोसेसेस हैं, ये एक प्रोसेस है, इससे 2 प्रोसेस और निकल रहे हैं। आपको याद होगा डीएफटी में हम यही काम करते हैं। और अगर आपके पास डीएफटी है, एक अच्छी तरीके से बना हुआ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, आर्टिफैक्ट है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर में। लाइक दिस इज़ योर मेन लेवल 0 डीएफडी। उसने उसके बाद लेवल 1 पे आपने बताया कि एक्चुअली इसमें 2 जो है वो प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो आपने कह दिया कि ये 2 प्रोसेसेस हैं जो कि हो रहे थे। फिर आप लेवल 2 डीएफडी पे आए तो आपको पता लगा उस एक प्रोसेस से 3 और निकल रहे थे। तो ये बेसिकली आप उसी डीएफडी को देखते हुए, उसी रिक्वायरमेंट मॉडल को देखते हुए आप प्रोग्राम के आर्किटेक्चर को डिराइव कर रहे हैं। फिर इस कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ी और बात करते हैं कि इट कैन बी पार्टीशन। इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू पार्टीशन योर कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। Now what do I mean by partitioning the architecture? Partitioning the architecture doesn't mean that I am going to isolate one process from another. The processes are going to be happening at the same time. So the processes are going to happen at the same time, but the partitioning actually helps us understand the architecture of your program in a very precise way, in a very clear way. So there are 2 types of partitioning. There is horizontal partitioning and vertical partitioning. This is your horizontal partitioning. If you divide the processes like this is your horizontal partitioning, and this is your vertical partitioning. 1 2 3. हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का मतलब ये है कि आप एक प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर देख रहे होते हो कि एक प्रोसेस कितने प्रोसेसेस से निकल रहा है और उससे कितने प्रोसेस निकल रहे हैं और वो कम्प्लीटली क्या काम कर रहे हैं। एक कंपोनेंट को टोटली डिटेल में आप डिस्कस करते हो। जबकि अगर आप बात करो वर्टिकल पार्टीशनिंग की, तो वर्टिकल पार्टीशनिंग से आप कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर रहे होते हो बल्कि लेवल्स को अलग अलग कर रहे होते हो कि दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ योर पार्टीशन, दिस इज़ द सेकंड लेवल यानी कि कंपोनेंट लेवल, देन देयर विल बी अ प्रोसेस लेवल फॉर एग्जांपल, एंड देन देयर विल बी अनदर लेवल। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर ऑफ योर सिस्टम, हाउ डीप योर सिस्टम इज़ वर्किंग। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, we are not talking about how deep your system is working, we are just finding out how deep a particular component is going to be working. This is the main difference. Now let's study each one by one. For example, this is your horizontal partitioning example. So what will we do? We will partition our whole system into components. What is the first function? What is the first function of your program? What is second component doing? What is its function? What is the third function of your program? What is the fourth? How many functions are there of your program? And what is a function doing all in itself? Define separate branches of the module hierarchy of each major function. हायरार्की का मतलब बेसिकली होता है, इस आर्किटेक्चर को हायरार्की कहते हैं, ऐसे समझ लें। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर जो है इसको हायरार्की कहा जाता है। हायरार्की का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ डिवाइड करो ना मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली हायरार्की डिफ़ाइन कर रहे हो। अगर मैं ये कहता हूँ कि से चाय बनाने का तरीक़ाकार ये है कि उसमें पहले आप दूध डालेंगे और उसमें पहले फिर आप जो है वो मग डालेंगे, वट जो भी आपने काम करना है, आपने उसमें शुगर वगैरह ऐड करनी है, आपने इसको डिवाइड कर दिया ना काम को। इसका मतलब है आपने हायरार्की बता दी कि एक्चुअल मेन काम करने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ये हायरार्की का वर्ड इसलिए यूज़ होता है। सो इन हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग we define separate branches of the module hierarchy for each major function. हर मेजर फंक्शन की पूरी हायरार्की हम शो करेंगे क्या काम कर रहे हैं, इस फंक्शन की पूरी हायरार्की शो करेंगे, इस फंक्शन की पूरी हायरार्की शो करेंगे एक्चुअली काम क्या हो रहा है। इट यूजेस कंट्रोल मॉड्यूल्स टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन फंक्शंस। हाउ विल sorry, if we divide our system like this, then we will ultimately need to know कि एक्चुअली प्रोसेसेस किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि भाई फंक्शन 1 ने एक काम तो किया है, फंक्शन 2 का भी आपने एनालाइज कर लिया, फंक्शन 3 को भी कर लिया, लेकिन मेन काम एक ये भी रह गया है कि आपने इन तीनों के काम को मल्टीप्लाई करके फिर मेन फंक्शन को कैसे देना है, ये भी आपने एक काम करना है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने इन तीनों को अलग अलग स्टडी करना है, सिर्फ स्टडी करने के बाद आपको ये भी स्टडी करना है कि ये तीनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे ताकि जो मेन फंक्शन है उसको सही से इनपुट जा सके या आउटपुट जा सके। दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग।
देन देयर इज़ वर्टिकल पार्टीशनिंग, इसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज़ होता है कॉल्ड फैक्टरिंग, एक डिफरेंट वर्ड इसके लिए यूज़ होता है. इट्स नॉट जस्ट वर्टिकल पार्टीशनिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैक्टरिंग. एंड फैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू डिवाइड योर प्रोग्राम vertically like this. This is the topmost process. Then there are three more processes. These are on the second level, yeah, first level, whatever. These are on the third level, then fourth level. Then how much levels there are, of how much deep your collinear architecture is, that is how many levels there would be. So factoring divides your system vertically. This is the topmost and this is the bottommost processes or modules of your system. At the task design so that the decision making and work are stratified. It means that we will partition our system like this so that it is easier to understand who is at the top and who is at the bottom. And it is going to be working just as same as everyday life works. At the top of your architecture should be the sole decision maker. This is not doing that much work as much work this particular module is doing. ये मॉड्यूल जितना ज़्यादा काम कर रहा होगा इससे बहुत कम काम इसने करना है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसे कह लें, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है. इसको जो काम दिया गया है वो 100% खुद ही कर रहा है, जबकि इसको जो काम दिया गया है वो 100% खुद नहीं कर रहा, वो मे बी 20% खुद कर रहा. बाकी सारा काम उसने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. सो जितने बॉटम लेवल पर आप आते जाएंगे, बॉटम लेवल की जितनी भी नोड्स कह लें उनको, या प्रोसेसेस कह लें, जो मॉड्यूल्स हैं बॉटम लेवल पर जितने भी होंगे उनको कहा जाता है वर्कर्स. दीज आर वर्कर्स, दे आर नॉट मेकिंग डिसीजंस ऑफ एनीथिंग. इनको सिर्फ काम करना है, क्योंकि इनके पास कोई नई इनपुट नहीं आ रही है कि भाई 2 जगह से इनपुट आ रही है, मैं उनका क्या करूँ, उनको कम्युनिकेट कैसे करवाऊँ. नो, इट इज़ जस्ट देयर वर्क. ये काम करेंगे. लेकिन फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ ऑल्सो डूइंग सम वर्क, बट इट इज़ ऑल्सो मेकिंग अ डिसीजन. इट इज़ मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन दीज टू. ये इन दोनों से आउटपुट लेकर उस पर कोई प्रोसेस करता है, ये इन दोनों को चलाने वाला है. इसी तरह ये प्रोसेस इन दोनों को चलाने वाला है. इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, लेकिन ये किसी को नहीं चला रहा है, इसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ वर्कर, राइट. सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो अ वर्कर. इट डजेंट मैटर कि वो बिल्कुल बॉटम लेवल पर होना चाहिए. द मेन डेफिनेशन ऑफ अ वर्कर इज़ दैट कि उसने काम कहीं और डिवाइड नहीं करना. दिस इज़ ऑल्सो अ वर्कर, दिस इज़ ऑल्सो अ वर्कर. बट द पॉइंट ऑफ दिस वर्टिकल पार्टीशनिंग इज़ दैट कि आपके पास ये आर्किटेक्चर शो कर देता है कि एक्चुअली सबसे बॉटम लेवल के ऊपर वर्कर्स पॉपुलेशन कितनी है आपकी और डिसीजन मेकर्स कितने हैं. So this is your, at the top level, this is your decision maker, and obviously these are also decision makers, but these are also workers. ये काम ले भी रहे हैं कुछ, ये काम कोई भी नहीं ले रहा, सिर्फ डिसीजन मेक कर रहा है, डिसीजन बना रहा है कोई, यानी कि डिसाइड कर रहा है कुछ चीज़ों को. Decision making modules should reside at the top of the architecture and workers modules should reside at the bottom of the architecture. Why do we want to partition our software by using this architecture? Why do we want to partition our architecture? This is a very big question, but we all know the answer to that. That is, number one, कि सॉफ्टवेयर मैनेज करना आसान हो जाता है इससे. अगर आप डिवाइड कर रहे हैं ना चीज़ें, तो सॉफ्टवेयर मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा. मैनेज का मतलब ये है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर आ रहा होगा, आपको पता होगा कि अगर कोई गलती आती है या कोई चीज़ सही करनी है, कोई चीज़ अपडेट करनी है, वो कहाँ जाकर करनी है. अगर आप पार्टीशनिंग नहीं करेंगे, आप अलग अलग कंपोनेंट को नहीं बनाएंगे, नहीं समझेंगे, सब कुछ इंटरमिंगल हुआ होगा, तो फिर आपका सॉफ्टवेयर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. कोई एक चीज़ भी अगर आपको चेंज करनी है तो उसके लिए आपको पूरे सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा. दैट्स वाई पार्टीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली आप चूँकि सॉफ्टवेयर को पार्टीशन कर देंगे तो आप टेस्टिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं. आपको कोई एक मॉड्यूल टेस्ट करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट रिजल्ट्स इन प्रोपिगेशन ऑफ फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स. साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत कम है.
इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आपके पैदा होते आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप पार्टीशनिंग के थ्रू उसका काम करें। एंड रिजल्ट्स इन अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ ईजियर टू अपडेट्स उसको उसको करना बहुत आसान हो जाता है, एक्सटेंड करना बहुत आसान हो जाता है सॉफ्टवेयर को, इफ़ योर सॉफ्टवेयर इज़ मेड एज अ पार्टीशन आर्किटेक्चर। Okay, so what is a structured design? The objective of this structured design, why are we making these designs of call and return structure, yeah, all of these designs? The objective is to derive a program architecture that is partitioned, and approach is a DFD is mapped into a program architecture. Like I said कि DFD को हम call and return में convert करेंगे और फिर उसके लिए process specification या फिर state transition diagrams are used to indicate the content of each module. And that is called a structure chart. जो अभी हमने चार्ट देखा, this is called the call and return architecture, but the whole thing will be known as a tree or a structure chart. So like this, you can only look at one block and call that a transaction. लाजमी नहीं कि आप पूरे सिस्टम को देखें, आप सिर्फ एक ब्लॉक को उठाएं और वहाँ से उठाकर भी आप अपनी ट्रांजैक्शन का एक ट्री बना सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि ये जो ट्री बना हुआ है दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी योर मेन सॉफ्टवेयर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये पूरा सॉफ्टवेयर है और ये इसका एक कंपोनेंट है, तो अगर आप फॉलो करें मेरे कर्सर को तो ये सारी चीज़ भी तो एक ट्री है. ये इसकी रूट है, ये इसके चिल्ड्रन है और फिर ये हैं, ये भी तो एक रूट है. लेकिन ये अलग बात है कि ये एक बड़े ट्री का चाइल्ड है. इसी तरह ये जो आप कह रहे हो सकता है कि ये कंपोनेंट हो किसी और बड़े सॉफ्टवेयर का, दो चीज़ें और आ रही हो जो कि एक मेजर सॉफ्टवेयर चला रहा है. ठीक है. सो फ्लो को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, यानी कि किसी एक ट्रांजैक्शन को उठा के आप उसका भी अलग ट्री बना सकते हो. इसके कैरेक्टरिस्टिक में एक ये भी चीज़ आती है. अब आते हैं इसकी मैपिंग अप्रोच. क्या अप्रोच यूज़ करते हुए हम इनको मैप कर सकते हैं. नंबर 1, आइसोलेट इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लो बाउंड्रीज. फॉर ट्रांजैक्शन फ्लोज आइसोलेट द ट्रांजैक्शन सेंटर. जनरल मैपिंग अप्रोच में ये आता है सबसे पहले कि इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लो जो है पहले उसको देखें क्या हो रहा है, उसको अच्छी तरह से समझ लें कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है. और अगर आप ट्रांजैक्शन फ्लो बनाना चाह रहे हैं यानी कि सिर्फ एक मॉड्यूल को उठा के उसका काम दिखाना चाह रहे हैं तो उसको आइसोलेट कर दें. उससे पहले वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको छोड़ दें और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ऐसी तमाम चीज़ें जो कि इससे नहीं निकल रही हैं उनको छोड़ दें. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई एक और प्रोसेस भी बना हुआ है लेकिन वो कहीं और से आ रहा है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली दिस एंड इट्स चिल्ड्रन. इसको आइसोलेट कर दें. वर्किंग फ्रॉम बाउंड्री आउटवर्ड मैप DFD ट्रांसफॉर्म्स इनटू करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल्स. वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि DFD के अंदर जो प्रोसेसेस हैं उन्हीं को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने मॉड्यूल्स के अंदर. प्रोसेसेस को कहते हैं मॉड्यूल्स हैं. फिर अपने कंट्रोल्स उसमें दे दें जहाँ जहाँ आपको रिक्वायर्ड है, कहाँ से इनपुट आ रही है, कहाँ से डाटा जा रहा है. रिफाइन द रिजल्टेंट प्रोग्राम स्ट्रक्चर यूजिंग अफेक्टिव मॉड्यूलैरिटी कंसेप्ट्स. ऐसे कंसेप्ट्स को यूज़ करें जिससे आप फिर बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें. वो कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं? वो वर्टिकल पार्टीशनिंग करते हैं, उनकी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करते हैं, उनकी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन लिखते हैं. इन चीज़ों को लिख दें ताकि आपको याद रहे कि आप जो एक पर्टिकुलर ट्री बना रहे हैं वो किस चीज़ का है और वो क्या काम कर रहा है. Right, so just like a DFD, because we are mapping the same DFD into our program architecture, so the level 0 of your DFD will be the first level of your tree. So अगर मैं factoring की बात करता हूँ तो first level factoring will be the level 0 of your DFD. और उसके नीचे वाला जो है दैट विल बी लेवल 1 ऑफ योर DFD. जो लेवल 1 पे आपने काम किया था ना कि भाई मेन सॉफ्टवेयर अब ये 5 काम कर रहा है 1:5 के रेशो के हिसाब से हम जब कह रहे थे, तो आपने जो 5 चीज़ें बताई अब एक्चुअली वो आपके मेन सॉफ्टवेयर के 5 ब्रांचेज हो जाएंगी इन कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर. द प्रोग्राम आर्किटेक्चर डिराइव्ड यूजिंग दिस मैपिंग रिजल्ट्स इन अ टॉप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल. लाइक इन अ ट्री, टॉप डाउन, टॉप से नीचे आता है सारा कंट्रोल और फिर नीचे से ऊपर जाता है. Factoring leads to a program structure in which top level components perform decision making and low level components perform most input computation and output work. The actual input output work is going to be happening at the most bottom level. Middle level components perform some control and do some amount of work. Middle के जितने भी हैं वो they are not solely decision maker, they are not solely workers. They can do some work and they are also using some doing some control as well.
एंड इसके बाद फिर आप सेकंड लेवल पे आते हैं और फिर थर्ड लेवल पे जितने लेवल्स, हाउ मेनी लेवल्स देयर आर रिक्वायर्ड, लाइक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. Okay, so the direction of decision making is going upward. This is making, for example, this is making only one decision, then this is making two decisions, this is making 10 decisions, this is making 50 decisions. So the higher you go in a tree, the more decision making is being done. And similarly, the lower you go in a tree, the less decision making is being done and the more work is being done. The most upward you go in a tree, the higher you go in a tree, the less amount of work is being done in the modules. Very less amount of work. But when you go from top to bottom of a tree, the lower you go, the amount of work is increased, and the most amount of work is being done on the most leaf nodes. So these are typical your worker modules, which are only doing work, no decision making. These are your typical decision making modules that are doing decision making, also might be some doing some work. So like this, main program controller, input controller, processing controller, and then output controller, and these controllers divide into some other kind of processes. And this is your second level mapping. यानी कि आप मेन के बाद कंट्रोल पे आते हैं, तो फिर कंट्रोल को फिर आप डिवाइड करेंगे. अगर आप कंट्रोल किसी एक कंट्रोल को उठा के उसको डिवाइड करना शुरू हो जाए, इसका मतलब है नाउ यू आर एट सेकंड लेवल ऑफ मैपिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी अप टिल नाउ, या एनीथिंग टू ऐड, आई एम हेयर, आस्क मी और शेयर विद मी. And then we are going to move towards the next lecture, which is related to this, the next lecture of design. All right, let's start the next lecture of design. Now we are specifically going to talk about component level design. We discussed the whole software as an architecture, but now we are going to talk about the component, what the architecture of a component is going to be like. So we are going to design some of the components. We will look at some of the things that are very important when we are talking about the design of a component. First of all, what is a component? The conventional view of a component is that it contains processing logic, the internal data structures that are required to implement the processing logic, and an interface that enables the component to be invoked and data to be passed to it. ये तीन चीज़ें इसके अंदर होती हैं. पहली चीज़ क्या? प्रोसेसिंग लॉजिक होती है इसके अंदर, यानी कि एक्चुअली प्रोसेस करना क्या है, उसका सारा वर्किंग, सारी प्रोग्राम डेफिनेशन. इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर इसके अंदर कोई ना कोई होता है, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो अपनी प्रोसेसिंग लॉजिक में यूज़ होने वाली चीज़ को रख सके, और एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि इनपुट या आउटपुट कर सके. ठीक है, यानी कि एक चीज़ है प्रोसेस, एक चीज़ है उस प्रोसेस के यूज़ होने वाली चीज़ें के रखे कहाँ जाएंगे, चीज़ों को रखा कहाँ जाएगा, और एक चीज़ ये है कि इनपुट आउटपुट कहाँ से ली जाएगी. ये तीन बेसिक आइडियाज़ होते हैं एक कंपोनेंट के. नॉट अ कंक्रीट थिंग, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, बट इट इज़ जस्ट द बेसिक आइडिया ऑफ अ कंपोनेंट. सो कन्वेंशनल कंपोनेंट अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है कि आपका एक कंपोनेंट है. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ बिगर सॉफ्टवेयर, उससे ये कंपोनेंट ड्राइव हुआ था कि कंप्यूट पेज कॉस्ट, ये एक कंपोनेंट था उस सॉफ्टवेयर का. अब उस कंपोनेंट का एक तो होगा एलाबोरेटेड मॉड्यूल, ये तो डिज़ाइन कंपोनेंट था आर्किटेक्चर के अंदर. इसका एक एलाबोरेटेड मॉड्यूल था कि ओके पेज कॉस्ट किस तरह से डिवाइड की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं. दिस इज़ योर डाटा स्ट्रक्चर, दिस इज़ द डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर डाटा को स्ट्रक्चर किया जाएगा यानी रखा जाएगा. सिमिलरली ये आपका वो काम है प्रोसेसिंग जो कि आपने करनी है, और ये वो इनपुट. तो ये तीन चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर. और इसको अगर थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखें, जूम इन करके देखें, तो दिस इज़ द होल प्रोग्राम डेफिनेशन लैंग्वेज ऑफ व्हाट दिस प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी डूइंग स्पेसिफिकली. राइट, सो देयर आर सम गाइडलाइंस टू डिज़ाइनिंग अ कंपोनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंपोनेंट्स की नेमिंग कन्वेंशन शुड बी इस्टेब्लिश्ड. नेमिंग कन्वेंशन का मतलब ये है कि नाम किस तरह से रखे जाएंगे ये आपको इस्टेब्लिश करना है. नाम किस तरह से रखे जाने का मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ना पेज कॉस्ट, कंप्यूट पेज कॉस्ट, तो इसको मैंने कंप्यूट पेज कॉस्ट पढ़ा, मैंने इसको कंप्यूट
और यानी कि इसको कंफ्यूज करके मैंने कोई किसी वर्ड को पहले नहीं मिला दिया, देयर आर नो स्पेसिस, बट आई न्यू केस में इसका मतलब क्या है, बिकॉज आई वॉज रेफरिंग टू अ नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, इसी तरह एक नेमिंग कन्वेंशन होती है, जिस तरह अगर आप CMS के ऊपर जाएं तो CMS के ऊपर आप सबके नाम मिडिल नेम पहले लिखा हुआ है और फिर फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम लिखा हुआ है, बिकॉज दैट इज़ द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ योर CMS सिस्टम। CMS में कहीं पर भी नाम आपको नज़र आएगा स्टूडेंट्स का, तो उसमें पहले आपका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम, मिडिल नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन। तो कंपोनेंट्स के लिए भी ये लाजमी है कि आप कंपोनेंट की नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करें। आप ये ना कहें कि एक कंपोनेंट का आपने नाम किसी और तरीके से रखा है, दूसरे कंपोनेंट का नाम किसी और तरीके से रख दिया। फॉर एग्जांपल, एक कंपोनेंट का आपने नाम रख दिया कैलकुलेशन ऑफ एरिया और दूसरे का आपने नाम रख दिया 2πr। अब वो 2πr आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने एक का नाम रखा है कंप्यूटेशन ऑफ द एरिया, तो दूसरे कंपोनेंट का नाम आप रखें कंप्यूटेशन ऑफ द सर्कमफेरेंस। सिर्फ फार्मूला लिख देने से आपको समझ में आ रहा है, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो एस्टैब्लिश अ नेमिंग कन्वेंशन and then name the components that are specified as a part of the architectural model, and then refined and elaborated as part of the component level model. Then there are interfaces. Interfaces provide important information about communication. इंटरफेसेस का काम ये होता है कि कंपोनेंट्स ने जो काम कर दिया, अब कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। एक इंटरफेस ने दूसरे इंटरफेस के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग एज वेल, एंड दैट इज़ हाउ योर सिस्टम विल वर्क। कि आप सिर्फ ये काम नहीं करेंगे कि आपने कंपोनेंट से काम ले लिया, यू विल ऑल्सो लुक फॉर कि वो जो कंपोनेंट काम कर रहा है वो काम किस तरह से कर रहा है, वो काम करके एक्चुअली दे किसको रहा है, वो काम करके एक्चुअली उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या वो दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, so as well as helping us to achieve the OPC stands for open platform communication, कि आपके जो ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, तो उनके साथ भी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। देन देयर आर डिपेंडेंसीज एंड इनहेरिटेंस। डिपेंडेंसीज एंड इनहेरिटेंस के वर्ड तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। व्हेन यू आर मेकिंग डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पेरेंट क्लास, so this is also one of the most important feature of a component. If you are following an object oriented architecture, so it is important that you would have to know that in a particular component there are how many classes and which classes are dependent on some other classes and which are not, which are derived from some classes and which are not, right? So like this stepwise refinement अगर हम करते हैं, तो for example the main process was of open। ये आपका मॉड्यूल था, आपने कोई काम करना है, घर के अंदर आना है, आपने कोई काम करना है, आपने क्लोथ्स लेने हैं, कुछ आपने कोई फूड लेना है, आपने फिर वापस चले जाना है, देयर आर सम वर्क, बट देयर इज़ वन कंपोनेंट ऑफ दैट पार्ट कि आपने घर का दरवाज़ा खोलना है, ओपन करना है। अभी जो ओपन का एक है प्रोसेस, इसके अंदर अब बहुत सारे काम हो रहे हैं। वो क्या क्या हो रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में आपको नज़र आ रहे हैं। वॉक टू द डोर, रीच फॉर द नॉब, ओपन डोर, क्लोज, वॉक थ्रू द डोर एंड क्लोज द डोर। ये आपने ओपन किया है पूरा दरवाज़ा और आपने उसको अप्लाई किया है। नाउ ओपन डोर को अगर मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं, तो आई विल सी कि ओपन डोर्स आसानी से नहीं हो जाता, उसके लिए आपको की ज़रूरत पड़ती है, और की भी उसी लॉक की होनी चाहिए। और फिर अगर वो नहीं है तो फिर वो लॉक ही रहेगा, अगर है की उसकी तो आप अंदर आ जाएंगे और की को निकाल लेंगे, और इस तरह ये जो सारा प्रोसेस है। सो आप स्टेप बाय स्टेप रिफाइन कर सकते हैं एक प्रोसेस को इनटू मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस दैट आर डिपेंडेंट ऑन दैन, दैट आर डिपेंडेंट एंड विल ओनली वर्क only if that whole softwares are working. Which brings us to the most common word that you use in this degree, that is algorithm. So I mean we are working on algorithm now. So when we moved to this step, we should have gone to the word algorithm. This is an algorithm. Now there are ways to represent an algorithm. An algorithm is not just the code that you have written. An algorithm is not just a code that you have written. An algorithm goes from many types of representation and can be represented in many other types as well. For example, if you want to show an algorithm in a graphical form, you can use flowcharts or box diagrams, etc. You know about flowcharts.
So the flowcharts are what? Flowcharts are just the graphical representation of an algorithm. Similarly, if I write that algorithm in English language, so that is an English language description of an algorithm. Similarly, if I write a pseudocode in PDL, so that is also an algorithm. And if you write that thing in the code, then obviously that is a programming language, but obviously that is also an algorithm. Then you can also write your algorithm in decision tables. There are many other ways as well to write an algorithm. So we would have to decide कि हम अपना algorithm किस में लिखना चाह रहे हैं. मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है algorithm लिखने का तरीका वो सूडो कोड लिखा जाता है, बिकॉज सूडो कोड इज़ ईजियर टू मेंटेन एंड इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एज वेल. फ्लो चार्ट उससे भी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंडेबल है, बट इट इज़ नॉट ईजियर टू मेंटेन. फ्लो चार्ट को बनाना एक थोड़ा सा मुश्किल है, सूडो कोड लिखा जाता है सिर्फ. सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम फॉलो नहीं करते हैं algorithms के अंदर इतना ज़्यादा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर सिंटेक्स पे डिपेंड होती है, जबकि सूडो कोड सिंटेक्स पे डिपेंड नहीं होता किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, वो सिर्फ PDL के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दैट इज़ प्रोग्राम डेफिनेशन लैंग्वेज. So when we are talking about structured programming, so you guys know that there are two different aspects of programming. One is structured and one is any other architecture. For example, object-oriented programming. In structured programming, you can only use a limited set of logical constraints. Your program works in a sequence. It uses conditions, it uses loops, it uses functions, it uses arrays and whatnot. But it only goes in a sequence. It is a structured programming paradigm. It is a very easy to understand code. It is more readable, testable code. Can be used in conjunction with proof of correctness. Structured programming में लिखी हुई चीज़ को we can prove that it is written correct, right? Because it is only using simple mathematics. But when we talk about, for example, object-oriented paradigm, तो उसके अंदर there are some data types that are user-defined. I can't be sure कि student is actually student. Student can be teacher, right? But in structured programming, I know for sure that integer is an integer, string is an string. So it is more viable when we want to prove the correctness of something. Important for achieving high quality, but it is not enough. The meeting will end in 10 minutes and we will join back. Right, so moving on. So for example, this is a flowchart. This is a structured procedural design of an algorithm, a graphical design of an algorithm, a graphical design of a structured programming procedure, that you are doing A, and A is going to x1, and then x1 might go to B or to x2, and then x2 might go to C, but after C you can only go to x2 again with some changes after processes, and x2 can only go to C, but it can also go to D, and D can only go to E. इस तरह ये flow chart होता है, which I know, okay, you can understand the flow charts and you know how a flow chart works. Then obviously there are decision tables, जो कि हमने text वाली example में भी देखे थे. Program design language या program definition language is like this, that you will, for example, this is your piece of algorithm or flow chart. You can convert this into this: if condition X, then process A, else process B, and if. यानी कि if ख़त्म हो गया, अब अगले process पे आओ. This is how you write a program definition. It is easy to combine with source code. It is machine readable. No need for graphics input. Graphics can be generated from PDL. Enables declaration of data as well as procedure. Easier to maintain. Why design language? यानी कि हम जो डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं हमने PDL में तो काम कर लिया, हमने PDL में काम कर लिया, लेकिन ये है कि why are we depending on excuse me, right, why are we depending on design language? Because it can be a derivative of the HOL of choice, यानी कि logic of choice, the higher order logic of choice के ऊपर हम derive कर रहे होते हैं. It can be derivative of that.
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इफ एल्स फॉर लूप वाइल लूप। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन लैंग्वेज को जब हम बात कर रहे होते हैं तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन हायर ऑर्डर लॉजिक। इट इज़ मशीन रीडेबल एंड प्रोसेसेबल, कैन बी एम्बेडेड विद सोर्स कोड, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, देयर फॉर ईजियर टू मेंटेन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ग्रेट डिटेल इफ डिज़ाइनर एंड कोडर आर डिफरेंट, and it is obviously easy to review because we already said कि structured programming अगर की गई है तो it is very easier to understand. So if this is easier to understand, so obviously it is going to be easier to review as well. Now if you are going to develop a component of a software, there are many off the shelf commercial software available for you. Like for example, if I'm saying I'm developing a social media platform like Facebook, so let's suppose मैं ये कहता हूँ कि उसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा कि उसकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, एक कंपोनेंट होगा उसका डाटा स्टोरेज, और एक कंपोनेंट होगा उसका से यूज़र इंटरफेस। अब इसमें जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन या उसके जो वेब पेज होगा उसके अंदर यूज़र नेम आएगा, ईमेल आएगा या फॉर्म जो भी भरवाया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं, यानी कि ऑलरेडी बनी बनाई मुझे मिल जाएंगी कहीं से भी। दुनिया में हज़ारों सॉफ्टवेयर डेली डेवलप हो रहे हैं जिसके अंदर ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम ही रहती है, लॉगिन का पेज सेम टू सेम रहता है। सो क्यों ना मैं कहीं और से इस चीज़ को ख़रीद लूँ, या कई जगहों पर तो ये ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज़र्स हैं, गिटहब पे पड़े हुए हैं। सो क्यों ना मैं वहाँ जाकर उसको उठा लूँ। These type of components that are readily available for any software to use are called the components off the shelf. These are commercial off the shelf components, COTS. इन बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा कि कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर में उठा तो लूँ, ठीक है, मैं उसके साथ काम कर, मेरा एक कंपोनेंट तो बना बनाया मुझे मिल गया, मेरा काम बच गया, ठीक है। सो पहला सवाल हम ये पूछेंगे क्या हमारे पास ऑलरेडी बने हुए चीज़ें हैं, अगर हैं तो बहुत ही अच्छा है, हम वो यूज़ कर लेते हैं। आर इंटरनली डेवलप्ड रीयूजेबल कंपोनेंट्स अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट दिस। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने खुद पहले कोई सॉफ्टवेयर बनाया था और आप जो अब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें भी वही चीज़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप वहीं से उठा लें, आपने खुद आपका अपना बनाया हुआ है, अगर वो COTS पे आपको अवेलेबल नहीं भी है तो। Similarly, are the interfaces for available components compatible with the architecture of the system to be built? This is a very major question. आप उठा तो लेंगे वो सिस्टम कहीं से, वो कोड कहीं से, लेकिन इशू ये है कि जो आप काम करना चाह रहे हैं क्या वो उसके इंटरफेस के साथ एप्लीकेबल कंपैटिबल है भी या नहीं है। अगर वो उस एप्लीकेशन के साथ जो कि आप बना रहे हो उसके कोड के साथ, उसके आर्किटेक्चर के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो फिर आपको उसको उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर फॉर एग्जांपल लॉगिन में ईमेल मांगी गई है, आप लॉगिन के अंदर यूज़र का पूरा जो है वो यूज़र नेम मांग रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है, आपने यूज़र नेम रखा ही नहीं अपने अपने आर्किटेक्चर में गई। एट द सेम टाइम दे आर फेस्ड विद द फॉलोइंग इम्पेडिमेंट्स टू रीयूज़ अगर आप कर रहे हो ना कोड को, जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं रीयूज़, कि कहीं से उठा लिया और उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। नुकसानात क्या, उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं राह में, और वो ये है, few companies and organizations have anything that even slightly resembles a comprehensive software reusability plan. बहुत कम, बल्कि तकरीबन किसी कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करे कि बने बनाए सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्ट इसलिए कर रही होती हैं, इस चीज़ पे कर देती हैं और इस चीज़ पर करती हैं इन्वेस्ट कि आप खुद अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि वो कंपैटिबल तो रहे आपके सिस्टम के साथ। हम क्यों एक पूरा डिवीज़न सिर्फ इसलिए बनाएं कि सिर्फ वो कोड उठाकर दे और उसको कंपैटिबल करता रहे, हम किसी और का कोड उठाएं भी और फिर उसके ऊपर काम भी करें, ठीक है। सो बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि इस चीज़ को अलाउ करती हैं और उनके लिए प्लान होते हैं, इनके कुछ पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खुद बनाने के ऊपर इन्हिसार करती हैं। ऑल्दो एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर वेंडर्स करंटली सेल टूल्स, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वेंडर्स ऐसे हैं जो कि सेल करते हैं टूल्स को, अब मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स बनाकर वो फॉर सेल लगा देते हैं। फॉर कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर सॉफ्टवेयर रीयूज, द मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डू नॉट यूज़ दैम। यानी कि यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड वाली चीज़ को देखें तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग बना कर कंपोनेंट्स सेल के लिए रख देते हैं,
बट उनको ख़रीदने वाले बहुत कम हैं। ख़ुद वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि कंपोनेंट बनाकर रख रहा है, वो ज़्यादा प्रेफर यही करेगा कि वो खुद कंपोनेंट बनाए अपने सॉफ्टवेयर का, बजाय इसके कि वो किसी का कंपोनेंट बना हुआ उठाए, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड वर्क टू अंडरस्टैंड समवन एल्सेस कोड एंड देन use it to you make it compatible into your own code. So relatively little training is available to help software engineers and managers understand the apply reuse. बहुत कम इस तरह reusability की बहुत कम documentation available है। जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, लाइक पूरी बुक है जिसके ऊपर आप रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के ऊपर जा सकते हैं, और डिज़ाइनिंग के ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ सकते हैं। बट रीयूजेबिलिटी के ऊपर इतने ज़्यादा रेडेबल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं है, रेडिली अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसकी अवेलेबल नहीं है जिसको बेस बनाते हुए ये काम पूरी दुनिया में एक ही तरह से इस्तेमाल किया जाए। मैनी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिशनर्स कंटिन्यू टू बिलीव दैट रीयूज़ इज़ मोर ट्रबल दैन इट्स वर्थ। सो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यही समझते हैं कि रीयूजेबिलिटी के मसाइल ज़्यादा हैं, उसके फ़ायदे कम है। रीयूजेबिलिटी का एक फ़ायदा है सिर्फ, और वो ये है कि आपको कोड लिखना नहीं पड़ता खुद, लेकिन मसला ये है कि उस कोड को समझना, उस कोड में अपनी चीज़ें ऐड करना, उस चोज़ में उस कोड में से अपनी चॉइस की चीज़ें निकालना और फिर उसको कंपैटिबल बनाना अपने सॉफ्टवेयर के साथ, ये बहुत ज़्यादा काम है। इससे बेहतर यही है कि आप पूरा कोड खुद ही लिख लो। सो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप दूसरे का कोड उठाओ। Many companies continue to encourage software development methodologies which do not facilitate reuse. ऐसे सॉफ्टवेयर methodologies को यूज़ करती हैं ज़्यादातर कंपनीज जो कि reusability को बिल्कुल भी अकोमोडेट ना कर सकें, यानी आपके पास सवाल ही ना बचे कि आप reuse कर सकें किसी चीज़ को। Few companies provide an incentives to produce reusable programs components. बहुत कम कंपनीज हैं जो कि reusable प्रोग्राम्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगी या करती हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। So that's about it from today's class. आज हम क्लास थोड़ा सा अर्ली ख़त्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर वी विल हैव अनदर क्विज़ फ्रॉम दीज 2 लेक्चर्स जो कि अभी हमने देखे हैं, और इससे पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। बट लास्ट 3 लेक्चर्स यानी कि 2 जो कि हमने आज देखे हैं और इससे पहले जो हमने एक देखा, उन तीनों लेक्चर्स में से हम कुछ चीज़ों का एक क्विज़ लेंगे। Right. So okay, the meeting has ended and I will let the other students join. बस क्विज़ की मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर जो है वो I will end the class. Yes, so I don't think other people will be joining, but let's let them join. I was just ending the class on this note कि there will be a quiz in next class of software engineering and you should be prepared for that. जो अभी हमने लेक्चर पढ़ा है, यानी कि अभी आज जो हमने 2 लेक्चर्स पढ़े हैं और इससे पहले हमने शायद एक लेक्चर और पढ़ा था रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का जो लास्ट लेक्चर था, इन तीनों के ऊपर मबनी एक क्विज़ हम जो है वो नेक्स्ट वीक की क्लास के अंदर लेंगे। एंड दैट्स अबाउट इट। द क्लास इज़ नाउ एंडेड एंड there is only one participant, so the class is ended, so I'm not taking any questions obviously. In the live session next week there will be a quiz, and if you have any questions and queries regarding anything of sorts, you can ask me in the next class. So that's about it. Thank you very much.